मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि ये मीनिंग यानी कि ये वर्ड, अब लेटर हमने पढ़े, लेटर से जो साउंड निकल रही थी वो दो लेटर मिक्स होके यानी कि दो साउंड मिक्स होके एक नया साउंड बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेटर मिक्स होंगे और वो क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, या वर्ड मिक्स होके एक नया वर्ड क्रिएट करेंगे। अब देखिए जैसे स्मॉल, मैंने एक वर्ड लिया स्मॉल, प्लस इसमें मैंने ER जोड़ दिया, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है स्मॉल, लेकिन ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता ना, ER का क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या वर्ड बना लेता है, ये बना लेता है स्मॉलर, ठीक है, ये स्मॉलर बना लेता है। तो यानी कि एक किसी भी एक मीनिंगफुल वर्ड में कोई मीनिंगलेस वर्ड जुड़ जाए या फिर दो मीनिंगफुल वर्ड हों और वो एक अलग मीनिंगफुल वर्ड बना दें, मीनिंगफुल होना चाहिए ये वाला वर्ड, ठीक है। एक बिल्कुल आपका, जैसे हम, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम हिंदी में वो पढ़ते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय अपने आप में तो मतलब कोई उनका मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये एक मूल शब्द में जुड़कर वो क्या बना देते हैं, उपसर्ग पहले आता है प्रत्यय बाद में आता है ना। तो उपसर्ग भी अगर किसी मूल शब्द में जुड़ जाए तो वो उसका एक अलग वर्ड बना देता है ना, एक अलग वर्ड बना देता है। ऐसे ही प्रत्यय होता है, प्रत्यय अगर किसी मूल शब्द में पीछे की तरफ लग जाए, है ना, तो वो क्या बना देता है, उसके वर्ड को चेंज करके एक नया वर्ड बना देता है ना, उसके मीनिंग को चेंज करके, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है वो। तो सेम मॉर्फोलॉजी वही प्रोसेस है जिसमें एक वर्ड तो बिल्कुल मेन होगा जो मीनिंगफुल होगा, उसमें कोई भी मीनिंगलेस वर्ड आप ऐड कर सकते हो और वो एक नया मीनिंगफुल वर्ड जब बना देता है तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको स्मॉलर का दिया, ऐसे ही आप वो भी लिख सकते हो, जैसे हेल्प लिया लेकिन इसमें मैंने ER जोड़ दिया तो ये हेल्पर बन गया। अब ER तो अपने में कोई मीनिंग नहीं रखता ना, हेल्प ही तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, हेल्प ही तो अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, ER का तो कोई मीनिंग नहीं है ना, लेकिन हेल्पर यहाँ पे क्या है, ये मीनिंगफुल है। तो इसी तरीके से जो वर्ड किसी मीनिंगलेस वर्ड के साथ मतलब ऐड होके एक नया वर्ड जब बनाए तो वो होती है मॉर्फोलॉजी। ऐसी एग्जाम्पल मैं अगर आपको हिंदी में दूं तो बिल्कुल सेम उपसर्ग प्रत्यय की तरह है ये, जैसे आप ले सकते हो सफल, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं सफल, सफल में अगर मैं जोड़ दूं ता तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सफलता, सफलता बन जाएगा। तो सफल में जब मैंने ता जोड़ा तो इसने सफलता बना दिया। अब ता अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है इसका, ये प्रत्यय ऐड हुआ है यहाँ पे, है ना। इन प्लस कंप्लीट, ठीक है, इन प्लस कंप्लीट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट बना है इन दो से, इन से और कंप्लीट से, इन दो से मिलकर बना है ना। अब जो इन है वो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट जो है वो अपने आप में पूरा है ना, और फिर एक इन्होंने नया वर्ड बना दिया इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट को आप तोड़ सकते हो, इन अलग कर सकते हो, कंप्लीट अलग कर सकते हो, लेकिन इनको आप नहीं तोड़ सकते ना, ये तो अपने आप में पूरे हैं, इन भी पूरा है, कंप्लीट भी पूरा है। तो जो आपके वर्ड की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, यानी मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट, उसको मॉर्फीम कहा जाता है। तो यहाँ पे मॉर्फीम क्या होगा, इन और कंप्लीट, ठीक है। ये दो क्या होता है। अब वर्ड की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। एस फॉर सिंटेक्स, एस फॉर सेंटेंस, इससे आप याद कर सकते हो कि सिंटेक्स का मतलब है सेंटेंस, यानी सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये एक सेंटेंस का रूल है ना, सभी को पता है, सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि सेंटेंस कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ये एक रूल होता है। अब देखिए सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या होता है कि ये एक सेंटेंस जैसा मतलब रूल तो फॉलो करेगा। जैसे सेंटेंस में, जैसे कैट स्टडीज साइंस, कि आप बिल्ली साइंस पढ़ सकती है। देखो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है सेंटेंस,
क्योंकि उसमें जो कैट है वो सब्जेक्ट के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया, स्टडीज़ एक वर्ब आई है, साइंस एक आपका ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। साइंस आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंटैक्टिकली सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। बस ये क्या होगा, ये ग्रामर का रूल को फॉलो करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस ही बने। जैसे टेबल प्लेज अ गेम, क्या मेज कोई गेम खेल सकती है? नहीं खेल सकती ना, इसलिए मैंने यहाँ पे उठपटांग ये सेंटेंस लिखे हैं कि आपको सिंटैक्स समझ में आए। ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने, तो वो होता है सिंटैक्स, यानी कि वो सेंटेंस जो है वो सिंटैक्टिकली क्या है, करेक्ट है। उसके बाद जैसे साइंस स्टडीज़ कैट द, अब यहाँ देखो ये तो सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन कहीं भी आपने लिख दिया दा, यहाँ लिख दिया कैट, यहाँ लिख दिया स्टडीज़, यहाँ लिख दिया, मतलब साइंस स्टडीज़ कैट द, ये एक ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा ना। जब ये ग्रामर के रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये सिंटैक्टिकली क्या हुआ, इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ, ठीक है। थर्ड वाले को देखना, मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे प्लेस द गेम टेबल आ, मैंने एक आर्टिकल यहाँ यूज़ कर लिया और मतलब कुछ भी रूल मैंने फॉलो नहीं किया, और ऐसे ही वर्ड्स को मैंने छोटे छोटे जैसे ये वर्ड है ना, इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया और रूल को बिगाड़ दिया। मतलब जैसे सेंटेंस होना चाहिए उस तरीके से मैंने नहीं लिखा, एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने इस तरीके से नहीं लगाया, मैंने अपनी मर्जी से इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ रूल बिगड़ गया, यानी कि ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि फॉलो नहीं कर रहा तो वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर वो रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, भले ही वो मीनिंगलेस हो, मतलब उसका कोई मीनिंग गलत आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हो, जैसे यहाँ हो रहा है कि कैट स्टडीज साइंस, क्या कैट साइंस पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। टेबल कोई गेम खेल सकती है? नहीं खेल सकती। तो यहाँ सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है, लेकिन जो नीचे वाले दो सेंटेंस है ना, जो नीचे वाले ये दो सेंटेंस हैं, ये सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहे और कहीं भी मैंने कुछ भी वर्ड लिखा है, ठीक है। अब देखिए सिमेंटिक्स क्या है। सिमेंटिक्स में क्या होता है, सिमेंटिक्स में आपका जो ग्रामर के रूल को भी ये फॉलो करता है, ये ग्रामर के लिए भी ग्रामर के रूल को भी फॉलो करेगा, प्लस मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, ठीक है। क्या बनता है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। एक्यूरेट ग्रामेटिकली वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल रहे हो, जैसे बर्गर वाज टू हॉट टू ईट, बिल्कुल ठीक है कि बर्गर जो था वो बहुत गर्म था खाने के लिए। उसके बाद क्या है, बर्गर वाज टू हॉट टू ड्रिंक, क्या बर्गर को आप पी सकते हो? नहीं ना, तो बिल्कुल भी सेंस बिल्कुल गलत दे रहा है ये। तो जब सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, मतलब उसका कुछ मीनिंग हो और बहुत बढ़िया मीनिंग उसका निकल के आ रहा हो, बिल्कुल ठीक ठाक मीनिंग हो, और दूसरी चीज़ और उसको ग्रामर, भाई मीनिंग तभी निकल सकता है जब वो ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा होगा, ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। ग्रामर के रूल को फॉलो करते हुए मीनिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक निकले, तो वो होता है सिमेंटिक्स। सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि उसका मीनिंग सही निकले, मतलब मीनिंग वो सही दे, सिर्फ ग्रामर के रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। सिमेंटिक्स में क्या होता है, ग्रामर के रूल को फॉलो भी करेगा और उसका अपना एक मीनिंग भी निकलेगा, जैसे द स्काई इज़ ब्लू, बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि सिमेंटिकली वो सही है, सिमेंटिकली वो ठीक है, टिकली भी करेक्ट है और सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है, मतलब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है और सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। लेकिन द ब्लू कलर इज द स्काई, ब्लू कलर इज द स्काई का तो कोई मतलब नहीं बन रहा ना, तो ये सिमेंटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब है, फिर आपके पास क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये ग्रामर के एक रूल को फॉलो कर रहा है, भले ही इसका मीनिंग गलत निकल रहा हो, तो ये सिंटैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली ये गलत है, ठीक है। पिज़्ज़ा एट द बॉय, क्या पिज़्ज़ा एट द बॉय होना चाहिए या फिर द बॉय एट द पिज़्ज़ा होना चाहिए, ठीक है। ये सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस सही होगा,
ठीक है, हम सिंटैक्टिकली इसको सही मानेंगे, लेकिन सिमेंटिकली ये क्या है, ये गलत है। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। सिंटैक्टिकली करेक्ट होना सेंटेंस का मतलब सिर्फ ग्रामर के रूल को फॉलो करेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑर्डर में होगा। अगर आप वो आगे पीछे करके दे रखा है या वर्ड इंटरचेंज कर दिए उन्होंने या कुछ भी, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा ग्रामर के रूल को, तो वहाँ वो सिंटैक्टिकली भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामर के रूल को भी फॉलो करे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपके सामने लिखा हो, तो वो होता है सिमेंटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है प्रैग्मेटिक्स, क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज ना आपके बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है। तो ये वही प्रॉपर्टी है, जब आप अपने बिहेवियर, आपका बिहेवियर आप अपने भाई बहनों के साथ तू तड़ाक करके भी बोल लेते हो, है ना, लेकिन क्या वही बात आप अपने मम्मी पापा से कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई अंकल आंटी हो, आपसे बड़े हों, नहीं कर सकते ना। भाई बहनों को, कज़न को आप कह सकते हो कि भाई तू उठ के इधर बैठ जा। मम्मी पापा को तो नहीं कह सकते ना कि तू उठ के बैठ जा या कुछ ऐसा, है ना, बदतमीजी नहीं कर सकते उनके साथ। तो आपका बिहेवियर सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। तो आपकी लैंग्वेज भी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब मैं हूँ, जब मैं गाँव में जाती हूँ तो मैं गाँव की तरह बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, है ना, और वो मतलब मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहीं अच्छी सोसाइटी में जाती हूँ जहाँ मुझे कहीं इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, तो मैं इंग्लिश बोलती हूँ, है ना, तो मैं अपनी लैंग्वेज वहाँ चेंज करती हूँ, है ना। आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज कुछ और है, घर वालों के सामने मेरी लैंग्वेज कुछ और होती है। तो ये जो बिहेवियर के दौरान अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ कुछ बोलूँगी, तो वही प्रॉपर्टी होती है प्रैग्मेटिक्स। जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को बदल लेते हो और वहाँ उस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, तो वो होती है प्रैग्मेटिक्स। और हमारी लैंग्वेज पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है भाई? हमारे कल्चर का पड़ता है, हमारी सोसाइटी का पड़ता है। आप जैसी सोसाइटी में रहते हो आप वैसे ढल जाते हो, आपकी लैंग्वेज उस टाइप की होती है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक्स और कुछ नहीं है, बस यही है कि जब आपका बिहेवियर हर व्यक्ति के सामने अलग हो, मतलब मम्मी पापा के सामने कुछ और हो, टीचर्स के सामने बिल्कुल कुछ और हो, भाई बहनों के सामने कुछ और हो, दोस्तों के सामने कुछ और हो, है ना। तो इस तरीके से जब आपकी लैंग्वेज बदलती है, वही आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रैग्मेटिक्स। तो आज का टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट समझ में आया हो। आगे इससे और मैं बताऊंगी, अभी आज थोड़ा ही मैंने बताया है, अभी स्टार्ट हुई है लैंग्वेज डेवलपमेंट, शायद 3 क्लासेस में ये ख़त्म होगा, लेकिन बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, टू द पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ। देखते हैं कल नई वीडियो में लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ही। थैंक यू सो मच।